नमस्कार, समसामयिक मुद्दों में आपका स्वागत है। आज के समसामयिक मुद्दे में हम देखेंगे वंदे मातरम को लेकर जो चर्चा पर चर्चा हो रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में वंदे मातरम को लेकर के चर्चा की और इस चर्चा का ऐतिहासिक पक्ष क्या है, इस चर्चा का जो प्रासंगिक पक्ष है उसको देखेंगे जो हमारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि डियर हम ऐसा कुछ भी नहीं देखेंगे यहाँ कि जो हमारे परीक्षाओं से संबंधित नहीं है, चूंकि नहीं तो ये वीडियो सीरीज लंबी हो जाएगी। हम छोटे छोटे सीरीज को कवर करेंगे। हमारा मुख्य ध्येय यही है कि हमारी परीक्षाओं में क्वेश्चन आए वो हमसे अटेम्प्ट हो जाए। तो हम देखते हैं वंदे मातरम क्या है। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है और इस राष्ट्रीय गीत को हमारे संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ये चीज बिल्कुल तथ्यात्मक है और इन चीजों को बड़े आसानी से याद भी रहती हैं। लेकिन अब हम इनके कुछ ऐतिहासिक पक्ष को देखते हैं जो आज विवाद का कारण बनी है। तो डियर सबसे पहली पहली बात है जो हम पॉइंट पॉइंट यहाँ देखेंगे। सारे मुद्दों को हम पॉइंट पॉइंट देखेंगे। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप वीडियो में इस आवाज को सुन करके कुछ हम बोर्ड पर जो लिखते हैं उसको देखकर आप नोट्स बना सकते हैं। नहीं तो न्यूज़पेपर मैगजीन में तो आएगा ही, सारे न्यूज़पेपर में। अब वंदे मातरम में जो हम ऐतिहासिक पक्ष को देखते हैं तो पहला जो है वो था 1870 का दशक। 1870 के दशक में हमारे यहाँ एक क्रांतिकारी हुए थे। इनका नाम था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे, ये उस समय ब्रिटिश सरकार में 1870 के दशक में ब्रिटिश सरकार में डिप्टी मजिस्ट्रेट के पद पे थे। इसके बताने का मतलब कि एक बुद्धिजीवी वर्ग से आते थे। इन्होंने डिप्टी मजिस्ट्रेट के पद पे थे, लेकिन इन्होंने देखा कि ब्रिटेन के लोग, ब्रिटेन के अधिकारी और सरकार यहाँ कितनी शोषण कर रही है। उन शोषणकारी लोगों को देखकर इन्होंने वंदे मातरम की रचना की और कहीं न कहीं उपनिवेशवाद के नकारात्मक जितने भी गुण थे, उस गुण के प्रति अगर कोई क्रांति करने का कार्य किया तो वह एक गीत के रूप में आया, वो था वंदे मातरम। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने वंदे मातरम की रचना की। कब की? तो 1870 के दशक में की। लेकिन सबसे पहले इसका जो प्रकाशन हुआ वो प्रकाशन था बंग दर्शन नामक पत्रिका में। किसमें? एक पत्रिका थी, वो पत्रिका थी बंग दर्शन। ये 7 नवंबर 1875 को बंग दर्शन में इसका प्रकाशन हुआ। तभी हमारे पार्लियामेंट में इस बात को रखा गया कि हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वह 150 साल का हो गया है। 150 साल इसके पूर्ण हो गए राष्ट्रीय गीत की। तो बंग दर्शन प्रकाशन हुआ। तो क्या पूर्ण प्रकाशन हुआ? नहीं, आंशिक हुआ था। अगर एग्जाम में केवल ये पूछे कि राष्ट्रीय गान का प्रकाशन कब हुआ था तो उसका अलग फैक्ट है। अगर पूछे आंशिक प्रकाशन कब हुआ था तब बंग दर्शन में लगाएंगे और 1875 को। पूर्ण प्रकाशन कब हुआ? पूर्ण प्रकाशन हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा ही लिखा गया था एक उपन्यास। इस उपन्यास का नाम था आनंद मठ। आनंद मठ। अब जो आनंद मठ था ये कब लिखा गया? ये लिखा गया था 1882 को। 1882 को लिखा गया। किस पर आधारित था आनंद मठ? तो ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। सन्यासी विद्रोह के बारे में वर्णन था और जो उस समय बंगाल फेमाइन आई थी, बंगाल का अकाल आया था, उस पर आधारित था। बंगाल के अकाल पर आधारित था। इस आनंद मठ में सबसे पहले वंदे मातरम का पूर्ण प्रकाशन हुआ था। पूर्ण प्रकाशन हुआ था। और पूर्ण प्रकाशन जब हुआ था, एक साधु थे, किसी किसी जगह मिलता है, उनका नाम था भवननंद। तो जो भवननंद थे, भवननंद नामक साधु ने इसके कुछ पंक्ति का गायन किया था। कुछ पंक्ति का गायन कौन किया था? भवननंद साधु ने किया था। कहाँ से किया था? तो जब आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था तब। उसके बाद 1882 के बाद सबसे पहले कांग्रेस का अधिवेशन होता है और वो अधिवेशन होता है 1886 का अधिवेशन।
कहाँ होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन? ये कलकत्ता में होता है, कलकत्ता में होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष वयोवृद्ध नेता दादा भाई नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी थे। और दादा भाई नौरोजी ने उस समय उपनिवेशवादी मानसिकता के बारे में दिखाया और एक किताब लिखी थी। उस किताब का नाम था ड्रेन, वेल्थ ड्रेन, धन की निकासी का पर आधारित था। धन की निकासी का सिद्धांत दिया। बहुत एग्जाम में पूछा है, इस चीज को याद रखिएगा। धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था धन निकासी का सिद्धांत, कि अंग्रेज कैसे भारत को आ रहे हैं और यहाँ से पैसे और यहाँ के सोना चांदी सारे चीज लूट के ले जा रहे हैं। तो 1886 में उस समय एक थे, उनका नाम था हेमचंद्र बनर्जी, एक क्रांतिकारी थे, कार्यकर्ता थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। उनका नाम था हेमचंद्र बनर्जी। हेमचंद्र बनर्जी ने हेमचंद्र बनर्जी ने आंशिक रूप से गायन किया, पूरा नहीं, कुछ अंश को गाया। कहाँ गाया? जब 1886 का कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था तो उस समय हेमचंद्र बनर्जी ने इसके कुछ अंशों को गाया। और उसके बाद तब आता है अगला अधिवेशन कांग्रेस का। यहां देखते हैं, इरेज करें 1 मिनट। 1896 का फिर कांग्रेस का अधिवेशन होता है कोलकाता में, जो कलकत्ता है वहां, तब कलकत्ता कहते थे। ठीक, कलकत्ता में, कोलकाता में 1896 में अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी थे। अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी थे। रहीमतुल्ला एम सयानी नाम इनका था, सयानी, रहीमतुल्ला एम सयानी थे। उस समय एक क्रांतिकारी थे, जो हमारे क्रांतिकारियों ने उन्हें गुरुदेव की उपाधि दी थी। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने सबसे पहले आनंद मठ में लिखा गया वंदे मातरम को, वंदे मातरम को केवल गाया ही नहीं, वंदे मातरम को केवल गाया ही नहीं, इसे संगीतबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से गाए हैं, संगीत की तरह गाए थे। कौन गाए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी गाए थे। इस कांग्रेस के सामने औपचारिक रूप से इसे स्वीकार कर लिया गया कि इसे किसी भी अधिवेशन में, कार्यक्रम में, रैली में, प्रदर्शन में वंदे मातरम का प्रयोग किया जाएगा। इसकी औपचारिकता के साथ साथ ही इसका सार्वजनिक भी कर दिया गया। ये सार्वजनिक रूप में भी इसे रख दिया गया 1896 में। अब इस समय वंदे मातरम की प्रासंगिकता आपको बताएं, इतनी थी कि हर भारतीय क्रांतिकारी, चाहे वो कांग्रेस का हो या कांग्रेस के बाहर का हो, लेकिन मुस्लिम लीग के क्रांतिकारी नहीं थे। मुस्लिम लीग के क्रांतिकारी कहीं न कहीं वंदे मातरम का विरोध करते चले आ रहे थे। आगे देखेंगे क्यों विरोध करेंगे। तो ये क्रांतिकारी वंदे मातरम को आधार मानकर रैलियां, धरना ये सब दिया करते थे और वंदे मातरम की प्रासंगिकता बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही थी। 1905 में एक कर्जन हुआ, उसको लॉर्ड कर्जन क्या कहें, वो दुर्जन ही था। 1905 में हिंदू मुस्लिम को अलग करने के दृष्टिकोण से, 1905 में हिंदू मुस्लिम को अलग करने के दृष्टिकोण से यह बंगाल विभाजन कर दिया। कौन कर दिया? कर्जन कर दिया। कर्जन जैसा आदमी सबसे पहले बंगाल विभाजन कर दिया। और बंगाल विभाजन किया तो उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि जो बांग्लादेश है आज, जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं, वो पूर्वी बंगाल बना दिया उन्होंने। और जो पश्चिम बंगाल है तो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि पूर्वी बंगाल, ढाका वाला क्षेत्र मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहां पर जो पश्चिम बंगाल के मुस्लिम है वो पूर्वी बंगाल में शिफ्ट हो जाएंगे, और जो पूर्वी बंगाल के हिंदू हैं वो पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुल क्षेत्र है तो वहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। ये भारत के बांटने का एक बहुत ही षड्यंत्रकारी तरीका था। भारत ने इसका पुरजोर विरोध किया। 1905 में वाराणसी में, वाराणसी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। जब गोपाल कृष्ण गोखले किसके अध्यक्ष थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस को वाराणसी अधिवेशन के।
तो यहाँ पर ये निर्णय लिया गया कि बंगाल ये जो स्वदेशी आंदोलन है उसको बढ़ाने की बात। स्वदेशी मतलब जो विदेशी कपड़ा जो अंग्रेज लाते हैं, हमारे देश से कॉटन ले जाते थे, ब्रिटेन में कपड़ा बनाते थे, मैनचेस्टर में लाके भारत में सस्ते दामों पे डंप कर देते थे, भारत की आर्थिक क्षति होती थी। तो उन्होंने कहा हम स्वदेशी को अपनाएंगे। तो इसी अधिवेशन में निर्णय लिया गया स्वदेशी की। और उसके बाद इस स्वदेशी आंदोलन इसी स्वदेशी आंदोलन और बंगाल विभाजन का विरोध, इन दोनों चीजों में वंदे मातरम का बहुत ही बढ़ चढ़कर उपयोग हुआ। मैं यहाँ पर इतिहास को बहुत डिटेल नहीं बता रहा हूँ, बस जहां जहां वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो सरोकार रखता था, हम उसी चीज को टच करते हुए निकल जा रहे हैं। तो स्वदेशी आंदोलन और बंगाल विभाजन का जो बंगाल विभाजन था, इसका जो विरोध करने का था, इन सब में खूब बढ़ चढ़ के वंदे मातरम का यूज होता था। रैलियों में हम करते थे और धरना करते थे, विरोध करते थे, इन सब में हम वंदे मातरम का यूज करते थे। वंदे मातरम की प्रासंगिकता देखिए, 1911 में जब बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और दिल्ली बंगाल जो कलकत्ता थी वहां से भारत की राजधानी स्थापित करके दिल्ली कर दिया गया, उस समय वंदे मातरम के ही द्वारा धरना प्रदर्शन सारे चीजों में जितने नारे रैलियां होते थे सब में वंदे मातरम की प्रासंगिकता थी। अब आते हैं हम ये तो हो गया, बंगाल विभाजन भी रद्द हो गया, वंदे मातरम की प्रासंगिकता बढ़ती चली गई और इसी आंदोलन में चाहे वो बंगाल हो, लाहौर हो, सारी जगह वंदे मातरम गाया जाता था। अब दिक्कत ये थी कि उस समय जो हमारे यहाँ कांग्रेस थी, कांग्रेस अलग कार्य करती थी, मुस्लिम लीग अलग कार्य करते थे। तो हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, कुछ बुद्धिजीवी वर्ग, वो लोग चाहते थे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए। जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग यदि एक प्लेटफॉर्म पे आएगी तो हमारे जो स्वतंत्रता की लड़ाई है वो और मजबूत हो जाएगी। तो 1916 में कांग्रेस का 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है और इस लखनऊ अधिवेशन में अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। अब अंबिका चरण मजूमदार जब अध्यक्ष थे, उस समय मुस्लिम लीग और कांग्रेस को कुछ मतभेदों को मिटाकर एक मंच पे आने के लिए कहा गया और सारे नेताओं ने प्रयास किया, आए भी एक मंच पे, लेकिन मुस्लिम लीग का कुछ नेता थे और उसमें सबसे वाहियात नेता मोहम्मद अली जिन्ना था। वो क्या चाहता था कि हम हमेशा, और मोहम्मद अली जिन्ना ऐसा नहीं था मुस्लिम के पक्ष में काम करता था, वो अपने पक्ष में करता था, वो राजनीति ही केवल करता था, वो कोई संघर्ष की लड़ाई नहीं लड़ता था। अब उसके बाद जब यहाँ पर हुआ स्वतंत्रता संग्राम होता रहा, अब यहीं पर मुद्दा आता है। 1937 में 15 अक्टूबर 1937 में 15 अक्टूबर पीआईबी से हमने लिया है, 15 अक्टूबर 1937 को मुस्लिम लीग का जो अध्यक्ष थे जिन्ना ने क्या कहा कि वंदे मातरम को हटा देना चाहिए। क्यों हटा देना चाहिए? क्योंकि वंदे मातरम का, अगर ये वंदे मातरम जो हमारे राष्ट्रीय गीत है, इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह था कि शुरू के 2 लाइन ये संस्कृत में थे और नीचे के जो लाइनें थी वो बंगाली में थी, और जो संस्कृत में थी वो हमारे देश के हमारे देश के जिसे हम माँ ही मानते हैं, उसमें कुछ मतलब माता दुर्गा माता के रूप में हमारे देश को भारत को दुर्गा माता के रूप में दिखाया गया था, दुर्गा माता के रूप में दिखाया गया था। और जो बंगाली में लिखी गई लाइनें थी, इसमें भारत की सुंदरता की बात की गई और भावनात्मक दृष्टिकोण दिखाया गया। अब इसी चीज को लेकर इनके मुस्लिम लीग के नेताओं में और खासकर जिन्ना में चिढ़ थी कि ये चीजें किसी धर्म विशेष के लिए हैं, इसमें परिवर्तन कर दिया जाए। तो 1937 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की कार्य समिति थी, वो इंडियन नेशनल कार्य के कार्य समिति के अध्यक्ष हमारे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की कार्य समिति ने यह निर्णय लिया कि वंदे मातरम के कुछ ही अंशों को रखा जाएगा।
अपनाया जाएगा। और इसमें से जो धार्मिक दृष्टिकोण दिखाता था, मैंने कहा कि शुरू की जो लाइनें थी वो कहीं न कहीं भारत को दुर्गा माता के रूप में चित्रित किया करती थी। नीचे की लाइनें जो बंगाली में लिखी थी वो भारत की सुंदरता और भावनात्मक दृष्टिकोण को चित्रित करती थी। तो उन्होंने इस चीज़ को इम्प्रूव नहीं, इस चीज़ को निकाल दिया और कुछ ही लाइनों को अपनाया गया। किसके द्वारा? इंडियन नेशनल कांग्रेस के कार्य समिति के द्वारा। कार्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब विवाद क्या है? विवाद यही है, हमारे प्रधानमंत्री जी और सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों का यही कहना है कि जो ये नेहरू जी ने किया था, ये मुस्लिम लीग के दबाव में किया था। क्या है सही है, क्या गलत है, ये सारी चीजें कुछ राजनैतिक भी हो सकती हैं, कुछ चीजें ऐतिहासिक दृष्टिकोण, हम इतिहास के विद्वान नहीं है, हो सकता है कुछ चीजें सही हो गलत हो, उसके ऊपर कोई बातें हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बारे में हम खुद ही नहीं बहुत ज्यादा रिसर्च कर पाएंगे, क्योंकि हम कोई इतिहास के विद्यार्थी नहीं है और आप भी नहीं है, क्योंकि हमारा आपका दृष्टिकोण किसी परीक्षा को पास करना है, बहुत बड़ा रिसर्च करना नहीं है। लेकिन यही सारा मुद्दा है जो आज विवाद का कारण हुआ है। और विवाद का कारण यही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में खड़े होकर इन सारे बातों को कहा कि जो 1937 में वंदे मातरम में परिवर्तन किया गया वो नेहरू के द्वारा किया गया। लेकिन नेहरू के द्वारा डायरेक्ट किया गया ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो कांग्रेस की कार्य समिति द्वारा किया गया और कार्य समिति के अध्यक्ष थे, तो आरोप लगना उन पे लाजमी है। तो अब इसके साथ आगे अगर देखें तो हमने जो बताया था संविधान में, तो इसी जो उस समय कार्य समिति ने जितने खंड को अपनाया था, उतने ही खंड को 24 जनवरी 1950 को हमारे संविधान सभा द्वारा इसे अपना लिया गया। किसे अपना लिया गया? वंदे मातरम को। किस रूप में अपना लिया गया? राष्ट्रीय गीत के रूप में अपना लिया गया। और राष्ट्रीय गान के रूप में जनगण मन अधिनायक जय हो को अपना लिया गया। जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया और राष्ट्रीय गीत को वंदे मातरम के रूप में हमारे संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपना लिया था। किसकी अध्यक्षता में? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। इसी के साथ डियर ये वाला सेगमेंट खत्म होता है। अगला एक मुद्दा है, करंट अफेयर ही है, हो सकता है कि एक दिवसीय आने वाली परीक्षाओं में पूछ ले, छोटा सा मुद्दा है, इसको समझते हैं। ऑस्ट्रेलिया का एक विश्वविद्यालय है न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय, न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी। न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी भारत में एक अपना कैंपस खोल रही है। क्या वो पहली यूनिवर्सिटी है जो कैंपस खोल रही है? ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का एक यूनिवर्सिटी है, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया का पक्ष देखें तो एक यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी। न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी ये भारत में अपना एक कैंपस खोलने के लिए भारत के शिक्षा मंत्रालय से मंजूरी मांगी थी और उसको मंजूरी मिल गई। हमारे शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी और ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री दोनों लोग बैठ करके इस पर समझौता किए हैं। पहली यूनिवर्सिटी नहीं है, इसके पहले भारत में 8 यूनिवर्सिटियां ऑस्ट्रेलिया की 8 विश्वविद्यालय हैं जो भारत में कैंपस खोलने की अनुमति लिए हैं। क्या इसमें से किसी को मिला है? सबको 8 को अनुमति मिला है और 2 यूनिवर्सिटी रन कर रही है। 2 यूनिवर्सिटी रन कर रही। कौन 2 यूनिवर्सिटी रन कर रही है? कहाँ? 2 यूनिवर्सिटी है और वो दोनों गुजरात के गांधीनगर में जो गिफ्ट सिटी है, गिफ्ट सिटी कहाँ पे है? गिफ्ट सिटी कहाँ पे है? गुजरात के गांधीनगर में है गिफ्ट सिटी। इसका पूरा नाम देख लीजिए, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। यहाँ गुजरात में जो गिफ्ट सिटी है वहां पर 2 यूनिवर्सिटी जो ऑस्ट्रेलिया की है वो अपनी कैंपस चला रही है। तो क्या वो ऑस्ट्रेलिया के नियम रेगुलेशन से चलता है? बहुत बढ़िया पॉइंट है, याद रखिएगा, वो ऑस्ट्रेलिया के नियम रेगुलेशन से नहीं चलता है, ये हमारे यूजीसी के नियम रेगुलेशन से चलता है। यूजीसी के नियम रेगुलेशन चलता है। तो ऑस्ट्रेलिया वाले भारत में आए, क्या भारत वाले भी कुछ ऐसा किए हैं? हाँ, हमारे देश की शिक्षा मंत्रालय की अनुमति से सीबीएसई जो है वो 2 जगह अपना कैंपस खोली है। कहाँ? एक तो ऑस्ट्रेलिया में खोली है, एक ऑस्ट्रेलिया में खोली है और दूसरी कहाँ खोली है? दूसरी दुबई में खोली है। एक ऑस्ट्रेलिया में खोली है, दूसरी दुबई में खोली है।
अब ऑस्ट्रेलिया में जो खोली है उसका था कि प्राथमिक शिक्षा को लेकर के ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच कोऑपरेशन करना, और दुबई में भी वैसे ही है। तो ये सीबीएसई प्राथमिक शिक्षा को लेकर कार्य करती है। कहने का मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार और भारत की सरकार प्राथमिक शिक्षा से लेकर अनुसंधान कार्यों तक एक दूसरे के साथ मिलकर कोऑपरेशन करने को लेकर समझौता किए हैं। अब एक कोऑपरेशन किस क्षेत्र में होगा? एक कोऑपरेशन अगर हो रहा है तो शिक्षा के क्षेत्र में होगा, जो दोनों शिक्षा मंत्रालय एक दूसरे से कोऑपरेशन कर रही हैं। ये स्किल को लेकर एक कोऑपरेशन कर रही हैं, स्किल को लेकर कोऑपरेशन कर रही हैं। ये अनुसंधान को लेकर कोऑपरेशन की है। इसका मतलब कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार जो है और भारत की सरकार दोनों अनुसंधान पर, प्राथमिक शिक्षा पर, चूंकि सीबीएसई भी ऑस्ट्रेलिया में अपना खोल दी है कैंपस, और उसके बाद अनुसंधान को लेकर के भी इनका कार्य, अनुसंधान को लेकर के जो दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है उसमें दिया है कि अनुसंधान को लेकर एक स्पार्क योजना चलाती है हमारे शिक्षा मंत्रालय। स्पार्क योजना, स्पार्क प्रोग्राम जो है उसमें 10 प्रोजेक्ट को लेकर के भी समझौता हुआ है। तो ये एक छोटा सा मुद्दा था, इस चीज को हम देखें। इसी के साथ अपनी बातों को खत्म करते हैं। जय हिंद, नमस्कार।